हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम फिरदौस खानम एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट्स हैं, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कल पढ़ी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड, उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे। ठीक है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी लश्चरस प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर डेंसिटी की। डेंसिटी के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम यहाँ बात करेंगे इनके कलर्स की। दैट मीन्स इन सबके बेसिस पर जो मेटल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और नॉन मेटल जो हैं उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले लश्चरसनेस। लश्चरसनेस जो होती है वो क्या होती है, शाइनी जो सरफेस होता है वो लश्चरसनेस कहलाती है। और ये कैसी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब इनकी खुद की एक शाइन हो जो लश्चरस हो, हम उसी को कहेंगे। मीन्स इसको जितना हम रब करेंगे तो मेटल्स क्या होती है और भी ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस शो करती है ना, और शाइनी हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्या कहलाती है, लश्चरसनेस प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखें जो मेटल्स होती हैं वो जनरली कैसी होती है, लश्चरस होती है ना। तो ये कैसी होंगी, लश्चर होंगी। ठीक, मतलब ये लश्चरस प्रॉपर्टी शो करेंगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, लश्चर्स होती हैं। कुछ को छोड़ करके एक्सेप्शंस आपको पता है, हमने कल इतनी बार उन एक्सेप्शंस को लिखा था। हम यहाँ बात करते हैं उन एक्सेप्शंस की फिर से। तो कौन कौन हो सकता है, देखो ये हो सकता है सोडियम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम्स। ये कैसे होते हैं, ये नॉन लश्चर्स होते हैं, ये बिल्कुल भी शाइन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जो है जनरली नॉन लश्चर्स होती हैं। मीन्स इनके पास इनके किसी भी तरह की कोई भी शाइनी अपीयरेंस ये शो नहीं करती। दैट मीन्स ये शाइनी नहीं होती। बट होता क्या है, एक्सेप्शंस यहाँ भी प्रेजेंट है। तो जो डायमंड है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, राइट, एंड आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, एंड ग्रेफाइट, ये क्या करते हैं, लश्चरस प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। तो मीन्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि ये नॉन लश्चरस होती है, लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ भी प्रेजेंट है। और वो एक्सेप्शंस कौन होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। तो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो हम इनको बोलेंगे कि ये नॉन लश्चर होती है। दैट मीन्स ये बिल्कुल भी शाइन नहीं करती। एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे हमने बोला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, ये कभी भी शाइन नहीं करेंगी। लेकिन मेटल्स की बात करें तो मल्टीपल हमारे पास एग्जाम्पल्स है जो शाइन करते हैं। सबसे बड़ा गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, लश्चर्स होते हैं ना। तो हमें इसलिए यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान किस पर देना है कि जो ऐसा नहीं करते। तो मेटल्स में ऐसा कौन है, कौन एक्सेप्शन से, हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम। एंड नॉन मेटल्स में जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस और मैनी अदर्स एग्जाम्पल्स हैं इनके भी जो बिल्कुल भी शाइन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो वो एक्सेप्शन जो है हमारा वो कौन होगा, डायमंड। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आयोडीन की। ये सब कैसे होते हैं, लश्चर्स होते हैं। ठीक है, एंड ग्रेफाइट। ओके, फिर हम यहाँ बात करते हैं सेकंड, डेंसिटी की। तो मेटल्स जो होती है ना वो काफ़ी हैवी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हायर डेंस मटेरियल्स ये होते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड जो नॉन मेटल्स है वो उनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बोले एग्जाम्पल्स हम बोले तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए कि ये क्या होती है, हाई डेंसिटी शो करती है। दैट मीन्स दे हैव ये हमारा 7 नंबर का पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, ठीक।
अब हम इसकी बात करें तो देखो, दे हैव हाई डेंसिटी। एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर है मर्क्यूरी Hg, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इतनी हायर डेंसिटी ये शो करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें नॉन मेटल्स की, ये एक्सेप्शन जो है हमारा, ये सेकंड लाइन के अंदर आ गया, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम एक्सेप्शन, किसका एक्सेप्शन है, ये हमारा अपर पॉइंट्स वाला। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको, दे आर के बजाय हम लिख देते हैं दे हैव लो डेंसिटी, ठीक है। हम सेम ही लैंग्वेज बनाकर चलेंगे ताकि हमको याद करने में इजी हो। दे हैव लो डेंसिटी, ठीक। इसमें आपको पता है मर्क्यूरी की डेंसिटी इतनी है, बट सबसे ज़्यादा हायर डेंस जो मेटल है वो कौन होती है, ऑस्मियम होती है, जिसकी डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है 22.6 होती है, ठीक है। 13.6 और उसकी डेंसिटी होती है 20.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या होता है, ये दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का मतलब जानते हैं ना, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड पिघलना स्टार्ट करे, मेल्ट होना स्टार्ट करे, वो कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। एंड वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस बॉईल होना स्टार्ट कर दे, वो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक। तो ये इतनी इजीली मेल्ट नहीं होती है, इतनी इजीली बॉईल नहीं हो सकती है, बिकॉज इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो क्या लिखेंगे हम, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें इसकी तो क्या होगा, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कलर्स की। तो जितनी भी मेटल्स है ना, जनरली होता क्या है, कैसे दिखती है हमको, सिल्वरी कलर की दिखाई देगी। सिल्वरी या वाइट, सिल्वरी वाइट जिसको हम बोलेंगे, जैसे कि सिल्वर हो गया है ना, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब कैसे दिखाई देते हैं हमको, सिल्वर कलर के दिखाई देते हैं। बट कुछ मेटल्स हैं जिनके पास कलर्स होता है। बात करते हैं हम किसकी, गोल्ड की जो येलो दिखाई देता है, एंड कॉपर की जो हमको रेड ब्राउन दिखाई देता है ना। तो मेटल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, इनका जो कलर है वो क्या होगा, देखो जनरली मेटल्स दे आर जनरली शो वाइट एंड ग्रे कलर, बट गोल्ड, दैट मीन्स AU जिसका सिंबल होता है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ गोल्ड, इसका कलर कैसा होता है, येलो। एंड हम बात करते हैं कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu है और इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन, ठीक। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो इनका कोई कलर नहीं होता। नॉन मेटल आपने देखा ना, ऑक्सीजन का कुछ कलर है क्या, नाइट्रोजन का कुछ कलर है क्या, तो इनका नेचर के अंदर कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है ना। ये शाइनी सरफेस शो कर सकते हैं डायमंड्स की फॉर्म में, बट दे आर कलरलेस। एयर है ना हमारे चारों ओर, एयर के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारी गैसेस, क्या वो आपको कलरफुल दिख रही है कि नहीं, तो दे आर कलरलेस, ओके। ये हमारी रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम आगे बढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। तो उसके पहले हमें यहाँ पर एक बार स्टडी करनी होगी किसकी, रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो ये बताती है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी कितनी है, और जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो इजीली रिएक्ट करेगा, है ना।
और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो क्या होगा, रिएक्शन करने में टाइम लगाएगा। अब हमें सेकंड थिंग ये देखना है कि रिएक्शंस होने किस किस के बीच वाली है ना। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम किसी भी चीज़ को ट्रिक से सीखें तो हमको बहुत जल्दी लर्न होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार उनके ट्रिक्स लिखेंगे, फिर मैं उस ट्रिक के सिंबल के अकॉर्डिंग आपको मेटल्स की जो सिंबल है वो लिख करके दिखाऊंगी, है ना। तो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसकी हेडिंग हम लिख लेते हैं। क्या पढ़ने वाले हम, रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम सबसे पहले इनकी ट्रिक लिख डालते हैं। देखो क्या ट्रिक लिखेंगे हम, लेके नाम 12 सरदार का मांगे अली मंसूर जनाब चोर ने फेंकी सीढ़ी कोई नीचे पकड़ो कोई ने फेंकी कोई नीचे देखो देखो नहीं, हम बोलेंगे कोई नीचे सुनो। ठीक, रिमेनिंग पार्ट्स हम इधर लिख देते हैं, कोई नीचे सुनो, प्रभा हे आई। ठीक, इसके बाद लिखेंगे क्यूट हग करे आज यू पिटेगा। ठीक, अब देखो सबसे मेन बात क्या है ध्यान रखने वाली, मुझे स्पेस की वजह से इस रिएक्टिविटी सीरीज को ऊपर रोटेट करना हुआ, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, इसको एक ही पेज में पूरे सीक्वेंस के साथ लिखना है। ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेके दैट मीन्स ये है हमारी लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li। ठीक, ये हमारी लिथियम। फिर ये है K दैट मीन्स पोटेशियम। फिर है हमारे पास नाम दैट मीन्स Na, ये है सोडियम। फिर है 12 दैट मीन्स बेरियम। सरदार दैट मीन्स स्ट्रोंशियम। का Ca कैल्शियम। मांगे मैग्नीशियम। ठीक, अली दैट मीन्स एल्यूमिनियम। मंसूर मैग्नीज। जनाब दैट मीन्स जिंक Zn। चोर ने मीन्स क्रोमियम Cr। ने से कुछ नहीं यहाँ पर, हमारे चोर है दैट मीन्स क्रोमियम। ठीक है, फेकी दैट मीन्स Fe आयरन, राइट। फिर सीढ़ी
Cd, that means cadmium. कैडमियम, ओके। फिर एक कोई, कोबाल्ट, नीचे दैट मीन्स Ni, निकल, वन सेकेंड, निकल की स्पेलिंग थोड़ी सही कर दूं, निकल। सुनो, दैट मीन्स Sn, इसको बोलते हैं हम टिन, ठीक। उसके बाद है प्रभा, मीन्स लीड, पीभी, हे आई, मतलब यहां हमारा है हाइड्रोजन। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या बता रही है, इसको समझना है मेन हमें। पहले हम इसको लिख लें, क्यू दैट मीन्स कॉपर, ये है हमारा हाइड्रोजन, ये कॉपर, Hg दैट मीन्स मर्क्यूरी, आज मीन्स सिल्वर, Au मीन्स गोल्ड, पिटेगा दैट मीन्स प्लेटिनियम, प्लेटिनम, राइट। अब देखो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी, इसके अंदर सभी तरीके के मेटल्स हमने इंक्लूडेड कर दिए हैं, ठीक, जो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज की गई है। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है तो मैं बताती हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मीन्स जो सबसे ऊपर प्लेस्ड है उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और जो सबसे नीचे प्लेस्ड है उनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, मैंने H के ऊपर यहाँ पर ब्लॉक बना दिया है, तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये देखना है कि ऐसी कौन सी मेटल्स है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होंगी वही क्या कर सकती है, हाइड्रोजन को वाटर में से या फिर एसिड में से क्या कर पाएंगी, रिप्लेस कर पाएंगी। अगर इनकी रिएक्टिविटी, इन सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगी तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से दिखाई दे रही है हमको, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इनकी रिएक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजन से काफ़ी कम है, तो रिएक्टिविटी कम होने की वजह से क्या होगी, ये इनको इनके कंपाउंड्स में से, वाटर में से, एसिड में से बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। सेकेंड, रिएक्टिविटी का सेकेंड यूज़ क्या होता है कि जो सोल्ट्स होते हैं, जब आपस में हम इन मेटल्स की रिएक्शन किसी सोल्ट से करवाएं, किसी अदर मेटल के सोल्ट से, तो इसमें से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, मतलब पोटेशियम के बाद आने वाली उससे लेस रिएक्टिव हो जाएंगी, या हम कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम को रखा हुआ है, दैट मीन्स मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम है। तो हमने ऐसा कोई सोल्ट लिया है जिसमें हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम को साथ में रिएक्शन कराया, तो होगा क्या, कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये क्या कर देगा, मैग्नीशियम को वहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमको ये बताती है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। दूसरा ये बताती है कि हाइड्रोजन से अपर जो प्लेस जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होंगी, तभी वो हाइड्रोजन को वाटर में से या फिर एसिड्स में से रिप्लेस कर पाएंगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगी। और जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो ना तो लेस रिएक्टिव, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स ही हैं। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना, ये सभी कैसे मेटल्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव्स, ठीक है। तो ये वाली जो मेटल्स होंगी हमारी, ये कैसी मेटल्स है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। दैट मीन्स ये ना तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है, ना ही जो ऊपर प्लेस जो मेटल्स हैं उनको रिप्लेस कर सकती है। मतलब ये बिल्कुल भी इस वाली मेटल्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, बल्कि ये लोग क्या कर देंगे, इनको इनके कंपाउंड्स में से निकाल करके बाहर दे देंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जो हमको है वो ये भी बताती है कि जिनकी रिएक्टिविटीज़ बहुत कम है उन मेटल्स को अपने आप को एग्जिस्ट कराने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है।
तो ये क्या नहीं करेंगी, वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगी, मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करेंगी, एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगी, मतलब इनको कोई डर ही नहीं है, ना तो कोरोजन का डर है ना ही खराब होने का डर है ना। तो दैट मींस ये क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है ना। तो इनको किसी से रिएक्शन, इनकी रिएक्शन किसी से होती नहीं है। दैट मींस एनवायरनमेंट में ये फ्रीली स्टेट में इजीली एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन इसमें से कुछ, जैसे कि हम बात करते हैं सिल्वर की एंड कॉपर की, ये क्या होती है, मॉइस्चर्स, ये जो एनवायरनमेंट की जो CO2 गैस है या ऑक्सीजन गैस है उनके कांटेक्ट में जब आती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उनके कांटेक्ट में आने पर ये क्या कर जाती है, कोरोड कर जाती है, मतलब थोड़ी टर्निश हो जाती है, इनका कलर फेडअप हो जाता है ना। अदरवाइज ये क्या कर सकती है, एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे अब हम क्या करवाने वाले हैं, इनकी रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। तो चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब रिएक्शन किससे होगी, वाटर से रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। तो ये सब रिएक्शन जो है ये इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेंगी, है ना। चलो तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। पहले हमारी फर्स्ट हेडिंग है, सॉरी मतलब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में, तो हम यहाँ लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। ठीक, तो फर्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक, अब मेटल्स जनरली हमने छोटी क्लासेस में भी आपने कई बार देखा है, सुना है कि जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, मेटल्स क्या, जितनी भी जो एलिमेंट्स हैं उनका काम क्या है, अपने आप को इनर्ट गैसेस की तरह स्टेबल बनाना। इसके लिए उन्हें क्या करना होता है, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन करेंगे। किस लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। एक बार हम इसको समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम है। अब आपको 7th क्लास में ये सीखा हुआ है कि जो एनर्जी शेल्स होते हैं जैसे कि K, L, M और N, इसके अंदर हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, इनके एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मींस इनके पास सेम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11। और यहाँ पे हमें प्रोटॉन को ना भर के किसको भरना है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स का पता कैसे लगाया हमने, इनके एटॉमिक नंबर से। दैट मींस जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके पास 11 ही क्या है, प्रोटॉन भी कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने 11। ये P और E क्या है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के सिंबल्स हैं। तो P दैट मीन्स प्रोटॉन 11, E दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स 11। अब हम इनको फिल करते हैं। हमें पता है 2n2 का जो रूल है, 2n2 स्क्वायर, बोर-बरी का रूल, उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास जितने उतने तो फिल करेंगे ना। तो फर्स्ट वाले में इस रूल के अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं, 2। सेकेंड में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8। अब कितना बच गया, 1। तो ये कहाँ जाएगा, M में। अब इनको क्या करना है, अपने आप को स्टेबल शो करना है। स्टेबल शो कैसे होते हैं, जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर परफेक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो देखो अगर ये नहीं होता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था ना, ये स्टेबल की कैटेगरी के अंदर आता, बट किसने काम खराब कर दिया इसका, इस वाले आउटर मोस्ट शेल ने। तो इसको क्या करना होगा, ये क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा। और किस में चेंज हो जाता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na+ आयंस में। तो जो रिएक्शंस होती हैं वो किसके बीच में हो रही है, यहाँ पर आयंस के बीच में। तो सोडियम का क्या काम है, जिससे भी रिएक्शन करेगा उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और जो इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो लेने का काम किसका होता है, नॉन मेटल्स का, और देने का काम किसका होता है, मेटल्स का। तो मेटल्स क्या होती हैं, डोनर, और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, एक्सेप्टर्स। ठीक है, तो Na+, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो क्या था, 2 8 1। अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा, 2 8। अब देखो ऑक्सीजन लेगी कैसे, मैं बात करती हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, हम उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्सीजन जो है यहाँ हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो 2
और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 6। दैट मीन्स इसको यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी है हमने। हाँ ठीक है, ठीक ही है, गड़बड़ नहीं किया। तो देखो 2 and 6 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, एल शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट होने के लिए 2 और चाहिए। दैट मीन्स इसको पूरा क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये पागल ही होगा ना अगर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो कौन डोनेट करेगा। उससे अच्छा ईजी क्या है कि ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, अगर 2 सोडियम के साथ रिएक्शन कर ले, 1 सोडियम क्या देगा एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सोडियम एक बार में कितना देगा 1 और इलेक्ट्रॉन, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, O-2 में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 2 8। तो इस तरह से ये आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के रिएक्शंस को करेंगे, है ना। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, कि मेटल्स क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं और किस में बदल जाती हैं, पॉजिटिव आयन में, जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगी और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, नेगेटिव आयन के अंदर, ठीक है। तो हम इसकी फर्स्ट रिएक्शन अब करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की। तो देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट रिएक्शन हो रही है हमारी। तो जब मेटल्स जो है वो रिएक्शन जब करेंगी तो 2 तरीके के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये ऑक्साइड 2 तरीके के होंगे। एक तो बनेगा बेसिक ऑक्साइड्स और दूसरे ऑक्साइड बनेंगे एम्फोटेरिक, ठीक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, 2 तरीके के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। पहला जो ऑक्साइड है हम यहाँ बात करने जा रहे हैं बेसिक ऑक्साइड्स की, ठीक। तो बेसिक ऑक्साइड कैसे बनेंगे देखो, बेसिक ऑक्साइड में हमने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पर हमने जब रिएक्शन कराएंगे तो पहले मैं लिख देती हूँ, जब रिएक्शन होगी जैसे कि मेटल्स की रिएक्शन होगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। साथ में कौन सी क्या रिलीज हो जाएगी, क्या रिलीज होगी, यहाँ पर हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन गया और H2 गैस है वो रिलीज हो जाती है। दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, है ना। तो H2 की जगह हमने सब यहाँ पर अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है तो हम इसको भी क्या लिख देते हैं, वर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब हम यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिया है सोडियम का। सोडियम दैट में सिंबल होता है Na। जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हम तो उनके सिंबल्स को ही लिख करके रिएक्शंस को करवाएंगे। वर्ड फॉर्म में रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती है, वो इनकम्प्लीट रहती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कितने मॉलिक्यूल्स हमने यूज़ करे हैं, इन बनने वाले कंपाउंड्स के बाद कितने मॉलिक्यूल्स गए हैं, उसका फॉर्मूला क्या है ना। तो इस तरह से हमको इसको वर्ड फॉर्म में नहीं लिख करके सिंबल फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो सोडियम है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, और जब गैस रिमूव होती है तो हम इसको अपवर्ड एरो से शो करते हैं। या हमने मॉलिक्यूल लिए थे इसके 4 देन 2, ये हमारी हो गई बैलेंस रिएक्शन। अब ये बेसिक ऑक्साइड हमने क्यों बोला, बिकॉज जब हम इनके ऑक्साइड्स को किसके अंदर डिसोल्व करवाएंगे, वाटर के अंदर, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हमने इन ऑक्साइड्स को क्या बोला है, बेसिक ऑक्साइड। फॉर द एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम ऑक्साइड और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी वाटर के साथ, तो होगा क्या, देखो यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हमने इनके ऑक्साइड्स को, ठीक है, ऑक्साइड्स को जब हमने इससे रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है, इसलिए इनसे बनने वाले ऑक्साइड्स को क्या हम बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। सेम इसी तरीके की रिएक्शन कौन देगा, पोटेशियम देगा। पोटेशियम में भी अगर हम जब
ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, पोटेशियम ऑक्साइड का। फिर उसको अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम भी सेम यही रिएक्शन हमको देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जिंक की और आयरन की। ये क्या होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो दैट मीन्स ये क्या नहीं कर सकते, सॉरी जो कैल्शियम है वो तो इजीली रिएक्ट कर लेगा, लेकिन मैग्नीशियम जो है उसकी रिएक्टिविटी इनके कंपैरिजन में कम होती है। तो मैग्नीशियम जो है डायरेक्टली वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता। जब वो डायरेक्टली वाटर से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी और वो क्या होगा, ऑक्साइड में देरी से कन्वर्ट होगा, है ना। वो किससे रिएक्शन कर सकता है, स्टीम से फास्टली रिएक्शन करेगा और ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, किसी एसिड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा। हम इसको रिएक्शन को लिख करके देख लेते हैं, है ना। होगा क्या, जब मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक ही नेचर होता है, लेकिन अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी और ये डायरेक्टली वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, बॉइल्ड वाटर से भी नहीं करेगा, किससे करेगा, स्टीम से, जो कि ज़्यादा मोर इफेक्टिव होती है। तब जाके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए इसका जो ऑक्साइड है वो खुद ही किसकी तरह रिएक्ट करके बता सकता है, बेस की तरह, है ना। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, किसी एसिड के साथ, तो होता क्या है, ये सोल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन में क्या होता है, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है और कौन रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन, सॉरी वाटर। तो ये जो है हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये मैग्नीशियम सल्फेट जो कि क्या है, एक सोल्ट है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, वाटर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर लिखती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ये है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये क्या है हमारा, वाटर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हम नेक्स्ट, मतलब बेसिक ऑक्साइड तो हमने बना लिए, अब क्या बनेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है, दैट मीन्स ऐसी मेटल्स जिनके ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही तरीके के जो है प्रॉपर्टीज़ को शो कर सके, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सेकंड नंबर वाली जो हमारी, मतलब एक फर्स्ट में ही हमने दो ऑक्साइड में डिवाइड किया था ना, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। तो सेकंड टाइप की जो ऑक्साइड्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसमें हम क्या लिखेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स means they can show what type of nature like acidic and basic, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे ऑक्साइड जो क्या करेंगे, दोनों ही तरह के नेचर को शो करेंगे, बेसिक भी और एसिडिक भी। तो वो उनके एग्जांपल्स कौन होते हैं, जैसे कि जिंक, इससे बना हुआ ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, ब्रैकेट में इसका नाम लिख लेंगे हम, जिंक ऑक्साइड्स। एंड सेकेंड हम यहाँ बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये होगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। तो ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब हम मूव करेंगे हमारी सेकंड नंबर वाली केमिकल रिएक्शंस पे, रिएक्शंस विद वाटर। तो मैंने बताया जैसे ही हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती है तो उनके साथ रिएक्ट करती है और बेस में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में किसको रिमूव कर देती है, हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देती है, ठीक है। लेकिन जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो इस प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर सोडियम। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ
तो होगा क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। ये है हमारा सोडियम, दिस इज वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने साफ पढ़ा था कि जो भी मेटल्स रिएक्टिव ज़्यादा होती हैं वो क्या कर सकती है, वाटर के साथ रिएक्शन करके उसमें से हाइड्रोजन गैस को रिमूव करा देती है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, देखो जो सोडियम में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है, इसको कैरोसिन के अंदर कैप्टिव करके रखा जाता है ताकि डायरेक्टली जो एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन ना करे, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना करे, अदरवाइज क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगी, है ना, और बहुत बड़ा हमको इससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर हमने इसे ओपनली रख दिया तो ये क्या करती है, बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती है, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, लिथियम, तो इसको क्या करना होता है, सोडियम को हम कैरोसिन में रखते हैं ताकि डायरेक्टली जो एयर इससे कॉन्टेक्ट में ना आए। अब जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर रखेंगे, वाटर के अंदर इसको छोड़ेंगे तो होगा क्या, ये आपको पता है कि सॉफ्ट मेटल है, इसको हम नाइफ से भी कट आउट कर सकते हैं ईजिली। हमने छोटा सा पीस इसका वाटर के अंदर रखा तो होगा क्या, ये मेल्ट होगी और मेल्ट होकर के एक सिल्वरी कलर की बॉल बनाएगी वाटर के अंदर, तैरती हुई, है ना, फ्लोट करती हुई बॉल बनाएगी, और उसमें से हीशिंग साउंड के साथ, हीशिंग साउंड दैट मीन्स आपको गैस जो है वो एक वॉइस के साथ निकलती हुई दिखाई देगी, और वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, है ना। हीसिंग साउंड के साथ ये जो है मेल्ट होगी, थोड़ा थोड़ा आपको वहाँ से फ्यूम निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और वो जो फ्यूम से वो किसकी, हाइड्रोजन की है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना स्टार्ट हो चुका है वहाँ पर, और हीसिंग साउंड के साथ H2 गैस बाहर रिमूव हो रही है। जैसे जैसे ये बॉल छोटी होती चली जाएगी तो होगा क्या, ये सीधा वाटर के साथ रिएक्शन करके ब्लास्ट करके फट जाएगी, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन कैसी गैस है, कंबस्टिव गैस भी है, तो ये ब्लास्ट करके ये फट जाएंगे, है ना। तो सोडियम इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। सेम इसी तरह का प्रोसेस किसके साथ होगा, पोटेशियम के साथ, लेकिन वहाँ पर जो होगा ये कैसे जलेगी, इसकी जो फ्लेम होगी ना, जब ये जलने की स्टार्ट करेंगी तो येलोविश फ्लेम निकलती है जब ये जलती है। कौन सी टाइप की फ्लेम, कौन से कलर की, येलो फ्लेम। जब पोटेशियम जलेगी तो होगा क्या, वहाँ लीलेक फ्लेम आपको दिखाई देगी। लीलेक फ्लेम कैसी होती है, जस्ट लाइक ए पर्पल जो होता है, डार्क पर्पल कलर जो होता है, पिंकिश डार्क पर्पल, वैसे तरह की फ्लेम आपको वहाँ पर प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। तो ये तो रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन जो मैग्नीशियम है एंड जिंक है ये क्या कर पाएंगे, इजीली रिएक्शन नहीं करेंगे। एंड जिंक और आयरन की रिएक्शन, ये तो बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है जिंक एंड आयरन, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड ना बना करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो ये हमारी रिएक्शंस विद वाटर होगी मेटल्स की। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, वो कौन सी होगी हमारी थर्ड नंबर की रिएक्शंस, रिएक्शंस विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक, अब हम इसकी जब एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, देखो हमारे पास जैसे कि रिएक्शन करी एसिड के साथ, तो एसिड के पास भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रेजेंट होती है, गैस में HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये क्या करेंगी, डाइल्यूट एसिड हो चाहे HCl हो चाहे H2SO4 हो, उनके साथ इजीली रिएक्शन करेंगी और सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगी और H2 गैस को, हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देंगी, है ना। तो देखो यहाँ पर हम एक रिएक्शन लेकर के देख लेते हैं हमारी, जैसे कि हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाया मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, HCl के साथ। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास कौन बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब एक्वस मीडियम के अंदर हो रहा है, एक्वस मतलब ये डाइल्यूटेड है, डाइल्यूट एसिड के साथ हम रिएक्शन इसकी करवा रहे हैं, है ना। तो जब हम रिएक्शन करवाए तो हमारे पास सोल्ट बनेगा MgCl2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। ठीक, सेम यही रिएक्शन अगर हम इसकी मैग्नीशियम की करवाएं किसके साथ, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये भी कैसा है, एक्वस, तो होगा क्या, यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था, मैं इस रिएक्शन को थोड़ा वहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगी। यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं पहले, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमें पता है कि कौन सी मेटल है, मैग्नीशियम। ठीक, इनकी रिएक्शन होगी तो ये बनेगा। अब यही रिएक्शन हम इसकी जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं,
इसी में मैग्नीशियम की यहाँ पर करवा लेते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। और ये कैसा मीडियम लिया है हमने, एक्वस मीडियम, ये भी एक्वस है। यहाँ पर ये भी किस मीडियम के अंदर बना है, AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जानते हैं वाटर के अंदर बना हुआ जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वस सॉल्यूशंस कहलाता है ना। तो दैट्स मीन्स हमने इसको HCl को इसको किस में लिया है, हमने डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको एक्वस बोल सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, यहाँ पे हमारे पास बना है मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में कौन रिलीज हो गई है, हाइड्रोजन। ठीक, अब ये हमारी जो रिएक्शंस हो गई। अब 4th नंबर की जो रिएक्शंस होती हैं, चलो मैं इसको रब कर देती हूँ। लास्ट जो केमिकल रिएक्शन है मेटल्स की, वो है किसके साथ, मेटेलिक सोल्ट के साथ। अब मेटेलिक सोल्ट से दैट मीन्स खुद मेटल को यहाँ पे किससे कॉम्पीट करना है, अदर मेटल के साथ। और जब कॉम्पिटिशन है वो किसके बेसिस पर होगा, यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर। मीन्स ऐसा सोल्ट जब वो किसी अदर मेटल से रिएक्शन कर रहा होगा, तो सामने वाली मेटल अगर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगी, उस सोल्ट में से लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देगी। तो इसीलिए इस रिएक्शन जो होती है ना, तो क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट जो हमारा इसकी जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन मेटल्स की, वो क्या है, रिएक्शन विद मेटेलिक सॉल्ट। ठीक है, अब मेटेलिक सॉल्ट की हम बात करें तो देखो, एक मेटेलिक सॉल्ट हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है जिंक, सॉरी सॉल्ट, ये मेटल है। इसकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं किसके साथ, कॉपर के सॉल्ट के साथ, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट। ये हमारा सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। सॉल्ट में एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आपको दिखाई देता है ना। ये मेटल्स जो होता है, ये वाला जो पॉजिटिव आयन है, ये कहाँ से आया होता है, CuSO4, ठीक से लिख देती हूँ। ये हमको मिला होता है किसी बेस से, और जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ से मिला होता है, एसिड से। तो दैट मीन्स सॉल्ट कब बनते हैं, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना, ये न्यूट्रल होते हैं। अब हमने यहाँ पर जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के सॉल्ट से करवाई है। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्ट है और ये हमारी मेटल है। अब देखो, रिएक्टिविटी के बेसिस पर ही रिएक्शन होगी। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो क्या करेगा, उसको उसके सॉल्ट में से धक्का देके रिप्लेस कर देगा, है ना, और एक नया सॉल्ट बना देगा। जब कॉपर की रिएक्टिविटी इससे कम है तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बन जाएगा, अब हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट। और कौन रिमूव हो गया है, कॉपर, राइट। इसलिए हम इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट। तो समझ आ गया होगा आपको, है ना। इसमें क्या होगा कि मेटल जो है वो किसी अदर मेटल के सोर्स से रिएक्शन करेगी। रिएक्शन कंप्लीटली किसके बेसिस पे होगी, रिएक्टिविटी के बेसिस पर, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्टिविटी के बेसिस पर होगी तो हायर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में से उस लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगी। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आज हमने मेटल्स की जो केमिकल रिएक्शन जो थी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उन सबको डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारी क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, अब जो हमारी नॉन मेटल्स हैं उन नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।